पहला प्रश्न है, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था कि इकोलोकेशन का उपयोग वो किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए, इकोलोकेशन का उपयोग जो है वो बेसिकली पानी की डेप्थ को, यानी कि जो पानी की डेप्थ है उसको मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, यानी कि वाटर की डेप्थ को मेज़र करने के लिए इकोलोकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये सोनार के सिद्धांत पर कार्य करता है। सोनार जिसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मल्टीमीटर में होता है, आपसे पूछा है कि जैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं लाइक एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, तो वैसे ही जो वोल्ट मीटर होता है उसमें क्या क्या चीज़ लगी होती है। तो देखिए, जो मल्टीमीटर है ये एक बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे कि आप कई क्वांटिटी को, कई राशियों को माप सकते हो। जैसे कि आप करंट को माप सकते हो, वोल्टेज को नाप सकते हो, रेजिस्टेंस को माप सकते हो, साथ ही में आप कॉन्टिन्यूटी को माप सकते हो। तो इसमें बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर, क्योंकि आप करंट को भी मेज़र कर सकते हो, वोल्टेज को भी मेज़र कर सकते हो और साथ में आप रेजिस्टेंस को भी मेज़र कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपसे यहाँ गलत स्टेटमेंट के बारे में पूछा है। तो देखिए, रिएक्टर स्केल क्या होता है, बेसिकली इसका इस्तेमाल जो है वो भूकंप को मापने के लिए किया जाता है। और इसको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो ये डिस्कवर किया गया था 1935 में बाई चार्ल्स रिएक्टर एंड गुटनबर्ग के द्वारा। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है ये तो आपकी सही है। दूसरी है कि यह एक लघुगणकीय पैमाना है, यानी कि लॉगरिथम स्केल है, तो ये भी आपका सही होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट जो यहाँ पर दी गई है वो भी आपकी करेक्ट है। थर्ड यहाँ पे दिया गया है कि इट कैन बी मेजर यूजिंग अ सिस्मोमीटर, मतलब कि भूकंप को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन जो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट है कि अगर रिएक्टर पैमाने पे 8 से 9 की तीव्रता का कोई भी पॉइंट आता है तो ये हल्का भूकंप है, ये हल्का नहीं बल्कि ये बहुत एक्सट्रीम भूकंप होता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट डी है वो गलत है, इसीलिए सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है वर्क के बारे में। अब देखिए, वर्क क्या होता है, जितनी भी आपकी एनर्जी लग रही होती है उतना ही आप काम करोगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी लग रही है वो किस फॉर्म में लग रही है, तो वो लग रही है आपकी mgh के फॉर्म में। और यहाँ पे सामान जो है वो उठाया जा रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि अर्थ की ग्रेविटेशनल से अपोजिट अगर आप किसी चीज़ को उठा रहे हो तो यहाँ पे जो आपका g आएगा वो नेगेटिव में आएगा, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, आपको मास कितना दिया हुआ है 5, जी आपको दिया हुआ है कि आपको 10 यूज़ करना है, लेकिन वो नेगेटिव में होगा क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी उठ रहा है। और हाइट कितनी है 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा -200 जूल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 800 किलोग्राम की एक कार के द्वारा 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक वेग बढ़ाने में कितना कार्य किया गया है। देखिए, कार्य करने के यानी कि वर्क के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, उसमें एक फॉर्मूला ये भी होता है कि W इक्वल टू चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो आपका गतिज ऊर्जा है उसमें जो भी आपका परिवर्तन हो रहा है वो आपके कार्य करने के बराबर होगा। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है ½ mv²। और यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 5 से लेके 10 तक बढ़ी है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो ½ mv² माइनस v1²। v2 v1 यहाँ पे अलग अलग वेलोसिटी है, v2 आपकी 10 होगी और v1 आपका 5 होगी। अब मास कितना है आपके पास 800, 1/2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे 1/2 इंटू 800 इंटू 10⁻² माइनस 5⁻², यानी कि 100 - 5 यानी कि 75 इंटू 800 इंटू 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 30,000 जूल। और जब 30,000 जूल को आप किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका आएगा 30 किलो जूल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पे बात आई है कि बंदूक से गोली चलाना। जब आप किसी भी बंदूक से गोली चलाते हो उस स्टार्टिंग में जो उसकी कंडीशन होती है वो कैसी होती है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज एनर्जी, क्योंकि वो रेस्ट वाली पोजीशन में रहता है। जैसे ही आप बंदूक से गोली को फायर करोगे तो वही जो स्थितिज ऊर्जा है वो उसकी कन्वर्ट हो जाएगी गतिज ऊर्जा में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में वो परिवर्तित हो जाएगी। तो यानी कि बंदूक
से गोली चलने पर जो उसमें प्रेजेंट स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा इसमें कैसी होगी। अब देखिए यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा की बात की गई। कई बार क्या होता है ना कि काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो न्यूमेरिकल से भी फॉर्मूले से भी सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया स्थितिज ऊर्जा के बारे में, तो देखिए पहले आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है mgh, राइट। और यहाँ पे बोला गया कि यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा ऊपर की ओर छोड़ता है, जैसे ही वो ऊपर की तरफ कोई गुब्बारा छोड़ेगा यानी कि ज़मीन से जो उसकी हाइट है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है। तो जब ज़मीन से एच आपका इंक्रीज़ हो रहा है तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो भी आपकी क्या होगी, वो भी आपकी इंक्रीज़ करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा। आपको यहाँ पे मास मिला है कितना, 10 किलोग्राम, फोर्स की वैल्यू है 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन आपको बताना है। इन तीनों से एक फॉर्मूला बनता है जो न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें मिलता है, F = m में। जैसे ही आप यहाँ पे अपना वैल्यूज पुट करोगे, सॉरी आपको क्या बताना है यहाँ पर, एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, F आपका 20 दिया हुआ है, मास आपका 10 है और एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है। यानी कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की दूरी के। क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, F = G m1 m2 अपॉन r²। तो ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उनकी डिस्टेंस के बीच, जो उनके बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। कई बार बच्चे इस क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। तो देखिए, अगर आप पृथ्वी पर हैं, यदि आप चांद पर हैं या कहीं पे भी अगर आप प्रेजेंट हैं तो आपका जो द्रव्यमान है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज जो होता है वो होता है वेट, यानी कि भार हमेशा आपका चेंज होगा क्योंकि वो डिपेंड करता है आपका ग्रेविटी पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बात हुई है द्रव्यमान की यानी कि मास की, तो मास कभी भी आपका चेंज नहीं होता। भले ही आप अर्थ पे रहो, मून पे रहो या कहीं पे भी रहते हो, तो द्रव्यमान आपका चेंज नहीं होता, जबकि भार आपका चेंज होता है। तो इसीलिए इसका आंसर एज इट इज़ रहेगा कि पृथ्वी पर अगर किसी व्यक्ति का वजन 60 है, या सॉरी अगर उसका द्रव्यमान 60 है तो चंद्रमा की सतह पर भी उसका वजन 60 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट केल्विन पैमाने पर क्या होगा। यहाँ से पूछा आपका केल्विन पैमाने पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस में वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी सेल्सियस की यूनिट को अगर आपको केल्विन में चेंज करना है तो आपको ऐड करना होता है उसमें 273। और जब आप 273 ऐड करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा, 373 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। जो बैट है वो क्या करता है, वो एक साउंड होती है जिनकी हेल्प से वो सुनकर अपने आसपास जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनको वो समझ पाते हैं। तो वो क्या होते हैं, तो वो होती है आपकी पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्योंकि जो भी पराश्रव्य तरंगे कौन सी होती है, जो 20,000 हर्ट से ज़्यादा वाली तरंगे होती हैं उनको ही कहा जाता है पराश्रव्य। अब देखिए, तरंग को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। 20 से 20,000 एक नॉर्मल यूनिट है जो कि एक ह्यूमन बीइंग सुन सकता है। 20 से कम वाला भी नहीं सुन सकता है एक इंसान, और 20,000 हर्ट से ऊपर की जो भी फ्रिक्वेंसी वाली आवाज़ होगी वो भी ह्यूमन नहीं सुन सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल्स हैं, लाइक जैसे कि जो जानवर हैं, लाइक कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सब जो है वो इन सभी चीज़ों को सुन सकते हैं। तो यहाँ पे बात चमगादड़ की आई है, तो ये लोग पराश्रव्य तरंगों की हेल्प से अपने शिकार को या फिर अपने रास्ते में आने वाली जो भी ऑब्स्टेकल है उसको वो सुन सकते हैं या समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, पराश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट है, मानव कार की सामान्य श्रव्य सीमा कितनी होती है। अभी मैंने आपको बताया 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ये होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये जो रेंज होती है ये होती है ऑडिबल, जिसको हम सुन सकते हैं। नीचे वाली इंफ्रासोनिक होती है, इधर वाली अल्ट्रासोनिक होती है। ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, ये 20 हर्ट्ज से कम, और जो बीच की होती है वो होती है 20 से
20,000 हर्ट्ज़ के बीच में रेंज, जो कि एक इंसान जो है वो सुन सकता है। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो देखिए वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है 332 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर की दूरी से परावर्तित होती है तो वो क्या आपको इंडिकेशन देता है। देखिए आपने कभी माउंटेन्स पे गए होंगे या फिर आप खाली कमरे में जब भी आपने अपने नाम को या किसी भी चीज़ को बोला होगा तो वो चीज़ कई बार रिपीट होने लगती है, यानी कि जिसको हम इको कहते हैं कि इको यहाँ पे जनरेट हो रही है, यानी कि प्रतिध्वनि वो जनरेट होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि किसी भी परावर्तक सतह से टकराकर जब आपको दोबारा कोई आवाज़ सुनाई देती है तो उसी को इको कहते हैं, ठीक है। और उसकी जो डिस्टेंस होती है वो एग्जैक्टली 17.2 होती है, लेकिन यहाँ पे लगभग 17 मीटर की बात की गई है। तो वो क्या होगी आपकी प्रतिध्वनि यानी कि इको। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक एग्जाम्पल है। तो देखिए आकाश का जो नीला रंग है वो किसका एग्जाम्पल है। तो आकाश का नीला रंग ये एग्जाम्पल है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है। आपसे पूछा है किसका योगदान नहीं है। तो देखिए जब भी कोई डायमंड चमकता है तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका काफ़ी ज़्यादा होता है और डिस्पर्जन भी वहाँ पर होता है। ये तीनों कंडीशन अगर हो तो हीरे में अपने आप चमक आती है, लेकिन लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी रोल इसमें प्ले नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम होती है जब 0.5 एम्पियर का प्रवाह विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है। तो आपको टाइम वहाँ पे बताना है। तो देखिए विद्युत आवेश की मात्रा की बात करें यानी कि Q, उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई टी। आपको यहाँ पे T की वैल्यू बतानी है। तो T की वैल्यू निकालने के लिए Q अपॉन आई, Q आपको कितना दिया है 300 कूलाम और करंट कितना है 0.5। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल के आएगा 600 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है तीन प्रतिरोधक यानी कि जो रेजिस्टेंस है 5 ओम, 6 ओम और 4 ओम वो एक श्रेणी में जोड़े जाते हैं, मतलब वो सीरीज़ में आपका जोड़े जाते हैं। तो कुल प्रतिरोध आपको बताना है। तो देखिए जब भी कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में जुड़ते हैं तो उनका जो टोटल या फिर नेट जो रेजिस्टेंस होता है वो इन सबका समीशन होता है। तो यहाँ पे 5 + 6 + 4 गोज़ ऑन टू व्हाट, इट्स 15 ओम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो टंगस्टन है उसका इस्तेमाल विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है। क्योंकि जो उसका प्रतिरोध है वो बहुत अधिक होता है और साथ ही में जो उसका गलनांक है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत उच्च होता है, बहुत हाई होता है। लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस जो है वो टंगस्टन का गलनांक पॉइंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जीपीएस का पूरा नाम क्या है, यानी कि जीपीएस की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो जीपीएस की फुल फॉर्म ये है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बेसिकली जो जीपीएस का कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका से आया है और अभी आज के टाइम पे जीपीएस को थ्रू आउट द वर्ल्ड हर जगह यूज़ में लेने लगे हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा जो है वो किसके बीच में होता है। तो देखिए पदार्थ की 5 अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो इसमें पूछा गया है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा ये होता है सॉलिड में यानी कि ठोस में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है उस ब्रिटिश रसायनक का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ। तो ये थे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन की एक एटॉमिक थ्योरी भी आती है जो उन्होंने 1808 में दी थी। तो जॉन डाल्टन वही है जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया और इन्हें इनका फादर भी कहा जाता है। और 1808 में इन्होंने पहली बार द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात से संबंधित द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी। तो देखिए यहाँ ब्राउनियन मोशन की बात की गई है। तो इसमें क्या होता है कि जो कोलाइडी आपके विलयन होते हैं, जो कोलाइडी सॉल्यूशन होते हैं, उसमें जो पार्टिकल है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, यानी कि टेढ़े मेढ़े जिग-जैग पोजीशन यहाँ पर आती रहती है। तो उसी जिग-जैग मोशन को कहते हैं ब्राउनियन मोशन। और ये सबसे पहले जो इसकी खोज की गई थी वो की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा।
फिर निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन के अपरूप की यानी कि एलोट्रॉप की बात की गई है, तो कार्बन के कितने एलोट्रॉप हैं? कार्बन के 3 एलोट्रॉप हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिनिस्टर फुलरेंस। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसका अवरूप यानी कि एलोट्रॉप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या कहते हैं? देखिए, जो आपका एटम है, अंदर न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो जो सबसे बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है संयोजक इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विस्तृत नहीं होता है, मतलब इनमें से कौन सा डिफ्यूज नहीं होगा? तो देखिए, अगरबत्ती का धुआं हो या परफ्यूम वेपर हो या फिर स्मोक हो, ये तीनों ही जो है वो डिफ्यूज हो जाते हैं बहुत ईजिली, लेकिन मेथी पाउडर यहाँ पर डिफ्यूज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और जो गैसों के विशरण का सिद्धांत था वो ग्राहम ने दिया था 1883 में, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? तो देखिए, जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो मेटल्स हैं कुछ इस तरीके से आपकी पीरियोडिक टेबल लगती है, तो जितने भी मेटल्स हैं उनको यहाँ पर रखा गया है यानी कि पीरियोडिक टेबल के बाईं ओर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सल्फर की बात यहाँ पर हुई है, तो इसका जो रासायनिक प्रतीक है वो एस है, ऑप्शन नंबर डी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है। नेक्स्ट है कि क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है? तो जी हाँ, जो रासायनिक प्रक्रिया है, जो रासायनिक रूप है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का, वो दोनों ही अलग अलग है। देखिए, जो बेकिंग सोडा है वो बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जबकि जो बेकिंग पाउडर है वो सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम को किस चीज़ के अंदर प्रिजर्व करके रखना होता है? तो देखिए, सोडियम को हम जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करे इसके लिए उसको केरोसिन में कैप्ट करके रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब डैश। देखिए, जब सिल्वर ब्रोमाइड को आप सूरज की रोशनी में रखते हो तो उस कंडीशन में वहाँ पर जो गैस बनती है उस गैस का नाम है ब्रोमीन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और ब्रोमीन जो है वो एक अधातु है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्विक सिल्वर क्या है? तो देखिए, क्विक सिल्वर ये एक अयस्क है, तो ये किसका है? तो ये है पारे का। यहाँ पे सिल्वर समझ के बच्चे जो हैं कई बारी चांदी टिक कर देते हैं, बट ये गलत है। ये जो है सही रूप वो किसका है? पारे का है, यानी कि Hg का है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भोजन के बर्तनों पर टिन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्यों? देखिए, क्या होता है ना कि हम टिन की कोटिंग करते हैं, जिंक की नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि जिंक जो है वो टिन से काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलने लगता है और नरम और सुगंधित बन जाता है? तो देखिए, ये होता है CO2 की वजह से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। इसमें क्या होता है कि जब पानी से गुथे हुए आटे में बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो उस कंडीशन में वहाँ पर CO2 गैस निकलने लगती है, और ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जब निकलती है तो यही ब्रेड या केक को नरम और सुगंधित बना देती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है उस गैस का नाम बताइए जो विक टाइप लाइटर में इस्तेमाल की जाती है। विक टाइप लाइटर यानी कि जो सिगरेट के लाइटर होते हैं उसमें इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो है यहाँ पर ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है? तो यह है C4H10। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी क्या है? तो देखिए, मॉर्फोलॉजी ये किस चीज़ का अध्ययन आप ये कह सकते हो। तो मॉर्फोलॉजी जो है वो एक तरीके से जो जीव की आकृति, उनकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी के जो 3 ऑप्शन है कीड़ों का अध्ययन, ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ ही में जो स्टडी है इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है सोरोलॉजी का अध्ययन। तो सोरोलॉजी ये बेसिकली छिपकली का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और सर्पों की बात करें तो इसका अध्ययन ये होता है सर्पेंटोलॉजी। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेवार है? तो ये है आपका एंथोसाइनिन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा कि फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण ये एंथोसाइनिन वर्णन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। वही हीमोसाइनिन की बात करें तो ये रक्त को नीला बनाता है।
और हीमोग्लोबिन की वजह से जो रक्त है वो लाल होता है। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऊतक क्या होता है, यानी कि जो टिश्यू है वो क्या होता है। सबसे छोटी जो चीज़ किसी भी इंसान के अंदर प्रेजेंट होती है वो होती है शेल, और शेल सेल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो टिश्यू को बनाते हैं। तो वे कोशिकाएं जो मूल रूप से एक साथ एक समान दिखती है और कार्य करने में भी समान होती है, उन्हें ही क्या कहते हैं, टिश्यू कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है गुणसूत्र किससे संबंधित है, तो देखिए गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स, ये बेसिकली रिलेटेड है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर सी। गुणसूत्र के पेयर कितने होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो ये प्रेजेंट होते हैं 23 पेयर इन टोटल। पूरे 46 क्रोमोसोम्स इंसान के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेल और फीमेल में अलग अलग क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और किसी भी बच्चे के लिंग का निर्धारण वो उसके पिता के क्रोमोसोम्स पर निर्भर करता है। अगर बेबी बॉय होना है तो XY आएगा, बेबी गर्ल होनी है तो XX, यानी कि सेम टाइप के आपके यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे इन केस ऑफ गर्ल्स। नेक्स्ट है इनमें से किसे आधुनिक अनुवांशिकी के जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, तो जो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हैं तो वो है ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है कैरोलस लीनियस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो ये कहलाया जाता है एंडोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। एंडोस्कोप उपकरण का उपयोग जो है वो शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए किया जाता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये अगर यहाँ पे ऑसिलोस्कोप की बात करें तो इसका इस्तेमाल विभांतर को, या आप कह सकते हो कि किसी विभांतर को समय के सापेक्ष मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोस्कोप से आप बहुत ही छोटी चीज़ों को देख सकते हो, और रेडियोग्राफ का इस्तेमाल आप चिकित्सा विभाग में एक्सरे के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा एंडोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी यानी कि लार्जेस्ट आर्टरी, तो ये है महाधमनी, जिसको एरोटा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टिक की जाती है, तो एंजियोप्लास्टिक जो होती है वो होती है हार्ट की। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसमें एंजियोप्लास्टिक में क्या होता है कि एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेजल्स हैं उनको खोला जाता है, ठीक है। और अक्सर जब दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी समस्याएं आती है तो उसके बाद ही एंजियोप्लास्टिक का सहारा लेना पड़ता है। नेक्स्ट है न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, तो न्यूरॉन की जो डेट्रॉइट वाला पार्ट है उसमें सूचना प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो रेटिनॉल कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, ये बेसिकली संबंधित है विटामिन ए से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट होगा। और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग ये है रतौंधी। वहीं बी के कई सारे कॉम्प्लेक्स हैं। B1 का अगर बात करें तो ये थायामीन होता है, इसकी कमी से होने वाला रोग तो ये बेरी है। विटामिन सी की बात करें, केमिकल नेम इसका एस्कॉर्बिक एसिड है, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग देखने के लिए मिलता है। विटामिन डी की बात करें तो इसका जो केमिकल नेम है वो कैल्सीफेरोल है, और इसकी कमी से होने वाली जो बीमारी है वो रिकेट्स होती है, जो बच्चों में देखने के लिए मिलती है। और विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है। विटामिन ई की बात करें तो केमिकल नेम है टेकोफेरोल, और कमीज की बात करें तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है नपुंसकता। और विटामिन डी तो ये इसको फाइलोक्विनोन भी कहते हैं, और इसकी कमी अगर हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन जो विटामिन ए है वो रेटिनॉल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथन और कारण पर गौर कीजिए और आंसर आपको बताना है कि बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, तो बिल्कुल गलत। बेरी जो है वो एक विटामिन से होने वाली बीमारी है, तो ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। विटामिन की कमी से बीमारी का कारण बनती है, तो ये आपका सही है, यानी कि कथन ए आपका गलत है लेकिन कथन आर आपका सही है। फिर है मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, तो इस वजह से वह कौन से रोग का शिकार हुई है। तो देखिए अगर मिठाई पर मक्खियाँ बैठी हैं, अगर इस कंडीशन में वो लड़की जो है मिठाई खा लेती है और फिर वो बीमार हो जाती है, तो इस कंडीशन पे वहाँ पर जो कोलेरा या फिर हैज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और जो हैज़ा है वो एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, और उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस। होपफुली वीडियो आपको पसंद में आया होगा। अभी इसके 2 पार्ट और रहते हैं, तो फिर टोटल आपके 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।